नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। और आज की इस वीडियो में भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 93 से 99 तक डिस्कस करेंगे, जो बात करता है ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक बहुत ही जरूरी सेक्शन पर बात करने वाले हैं। सेक्शन 93 जुडिशरी और एपीओ परीक्षाओं के लिहाज से यह एक बेहद महत्वपूर्ण सेक्शन है। ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है और हमारा कानून इस पर एक बिल्कुल साफ रुख अपनाता है। देखिए, बच्चों को त्यागना सिर्फ एक नैतिक अपराध नहीं है, बल्कि ये एक कानूनी अपराध भी है। तो चलिए देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता इसके बारे में क्या कहती है। सेक्शन 93 खास तौर पर उन बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है जिन्हें उनके ही माता पिता या अभिभावकों द्वारा त्याग दिया जाता है। आइए इसके कोर कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंस को समझते हैं। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए ये सेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये माता पिता की मॉरल ड्यूटी को एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कानूनी जिम्मेदारी में बदल देता है। ये कानून ये पक्का करता है कि बच्चों की देखभाल कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक कंपल्सरी ऑब्लिगेशन है। कानून की भाषा बिल्कुल सीधी है। इसमें 3 बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली, बच्चे की उम्र 12 वर्ष से कम होनी चाहिए। दूसरी, उसे छोड़ने वाला व्यक्ति देखरेख का भार रखने वाला होना चाहिए। और सबसे जरूरी, उसका इरादा यानी पूर्णतः परित्याग करने का आशय। यही आशय, यही इंटेंशन इस पूरे ऑफेंस की जड़ है। तो एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो कानून कहता है कि अगर किसी की नीयत बच्चे को टेम्परेरीली नहीं बल्कि हमेशा के लिए परमानेंटली छोड़ने की है तो ये एक गंभीर अपराध है जिसके लिए कठोर सजा का प्रावधान है। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि इस अपराध को कोर्ट में प्रूव करने के लिए प्रोसिक्यूशन को क्या-क्या साबित करना पड़ता है। चलिए, इसके आवश्यक तत्वों या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पर गहराई से नजर डालते हैं। इस अपराध के 4 मेन एलिमेंट्स हैं। पहला, अभियुक्त का बच्चे से रिश्ता, यानी वो माता पिता या देखभाल करने वाला कोई भी हो सकता है। दूसरा, बच्चे की एज जो कि 12 साल से कम होनी चाहिए। तीसरा है उसका एक्टस रियस यानी काम, बच्चे को अनसेफ छोड़ देना। और चौथा, जो सबसे डिसाइसिव है, वो है मेंस रिया यानी उसका इरादा, बच्चे को हमेशा के लिए त्याग देने का। ये फ्लो चार्ट एकदम क्लियरली दिखाता है कि अदालत इस अपराध को एस्टैब्लिश करने के लिए इन एलिमेंट्स की जांच कैसे करती है। प्रोसेस शुरू होती है अभियुक्त की पहचान से, फिर पीड़ित की उम्र, उसके बाद उसका एक्ट और आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण उसके इरादे को साबित करने पर यह खत्म होती है। चलिए अब थियरी से हटकर प्रैक्टिस में देखते हैं ये सेक्शन कैसे काम करता है। इसे एक रियल लाइफ सिनेरियो और कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस के माध्यम से समझते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए। यहां अपराध के सभी तत्व मौजूद हैं। पिता का संबंध, बच्चे की उम्र 12 साल से कम है, उसे भीड़ वाली जगह पर छोड़ने का एक्ट और सबसे जरूरी, कभी वापस ना आने का इरादा। यह सेक्शन 93 का एक बिल्कुल साफ मामला बनता है। इस सिलसिले में एक बहुत पुराना और लैंडमार्क जजमेंट है क्वीन एम्प्रेस बनाम रामदास का। इसमें अदालत ने एक बहुत जरूरी प्रिंसिपल सेट किया। कोर्ट ने माना कि एक छोटे हेल्पलेस बच्चे को सुनसान जगह पर छोड़ना अपने आप में एक ऐसा एक्ट है जिससे उसके त्याग का इरादा साफ जाहिर होता है। मतलब यहां पर एक्ट ही इंटेंशन का सबसे बड़ा सबूत बन गया। और ये केस लॉ हमें सीधे एक फंडामेंटल लीगल मैक्सिम पर ले आता है, एक्टस नॉन फैसिट रेयम निस्सी मेंसिट रिया। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी एक्ट तब तक क्राइम नहीं होता जब तक कि उसके पीछे एक गिल्टी माइंड यानी एक दोषी इरादा ना हो। तो सेक्शन 93 के मामले में ये इरादा पूर्णतः परित्याग का होना चाहिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस अपराध के लिए पनिशमेंट क्या है और नए कानूनी ढांचे में इसका स्थान क्या है। ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोविजन पहले भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के सेक्शन 317 में हुआ करता था। अब इसे भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत सेक्शन 93 में जगह दी गई है। इस अपराध के लिए सजा काफी गंभीर है। दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 93 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन शामिल है। यह साफ करता है कि यदि बच्चे को छोड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है तो अपराधी पर सिर्फ इसी धारा के तहत मुकदमा नहीं चलेगा,
बल्कि सर्कमस्टेंसेस के आधार पर उस पर कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर जैसे और भी गंभीर आरोप लगाए जा सकते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेक्शन को कैसे तैयार करना है और किस तरह के सवाल बन सकते हैं। देखिए, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, सेक्शन नंबर क्या है, बच्चे की एज लिमिट क्या है जो 12 वर्ष है और सजा कितनी है 7 वर्ष। मेंस एग्जाम में आपको एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन दिया जा सकता है जहां आपको यह तय करना होगा कि पूर्णतः परित्याग का इरादा साबित होता है या नहीं। इसके अलावा इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पर एक शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। तो आखिर में क्विक रिवीजन के लिए 3 बातें बिल्कुल याद रखनी हैं। पहला, सेक्शन 93 BNS 2023। दूसरा, इसका कोर कॉन्सेप्ट है 12 साल से कम उम्र के बच्चे का इंटेंशनल अबैंडनमेंट। और तीसरा, पनिशमेंट जो 7 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकती है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, कानून कठोर जरूर है, लेकिन इरादे के तत्व पर फोकस करके ये एक बैलेंस बनाता है। यही वजह है कि अदालत हर मामले को उसकी अपनी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के आधार पर परखती है ताकि न्याय हो सके। जुडिशरी, APO और कानून की परीक्षाओं से संबंधित और भी लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन को समझेंगे, सेक्शन 95। ये सेक्शन बच्चों को क्राइम में यूज करने के गंभीर विषय से डील करता है। आज के इस डिस्कशन को हमने आसान बनाने के लिए 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम सेक्शन 95 के कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर देखेंगे कि लॉ एक्शन में कैसा दिखता है एग्जाम्पल्स और केस लॉज के साथ। उसके बाद हम इसके परिणाम और सजा पर बात करेंगे और आखिर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जहां हम सेक्शन 95 की बुनियाद को समझेंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 95 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। ये सेक्शन उस सिचुएशन से डील करता है जहां बच्चों को अपराध करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया जाता है। जुडिशरी और APO एग्जाम्स के लिए ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इसका बेयर एक्ट प्रोविजन क्या कहता है। सेक्शन कहता है, जो कोई भी किसी बच्चे को अपराध करने के लिए काम पर रखता है उसे दंडित किया जाएगा, मानो कि अपराध उसी व्यक्ति ने स्वयं किया हो। अब सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति एक बच्चे को यूज करके कोई क्राइम करवाता है तो कानून ये मानेगा कि क्राइम उस बच्चे ने नहीं बल्कि उस बड़े व्यक्ति ने ही किया है। इस सेक्शन के अंदर किसी को दोषी साबित करने के लिए 3 बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट्स प्रूव करने होते हैं। पहला, जिसे इस्तेमाल किया गया है वो एक बच्चा होना चाहिए। दूसरा, उस बच्चे को हायर, एम्प्लॉय या एंगेज किया गया हो। और तीसरा, सबसे जरूरी, जो पर्पस हो वो अपराध करने का हो। चलिए इन कीवर्ड्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला, चाइल्ड का मतलब है कोई भी इंसान जिसकी उम्र 18 साल से कम हो। सिंपल। दूसरा है हायरिंग, एम्प्लॉइंग या एंगेजिंग। देखिए, इसका मतलब सिर्फ सैलरी पर रखना नहीं है, इसमें पैसों का लालच देना, धमकाना या किसी भी तरह से बच्चे को क्राइम में शामिल करना सब कुछ आ जाता है। और आखिर में फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस का मतलब है कि ये सब BNS के अंडर कोई भी अपराध जैसे चोरी, स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग करवाने के लिए किया गया हो। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रियल लाइफ में कोर्ट्स इस सेक्शन को कैसे अप्लाई करती हैं। देखिए, कोर्ट जब भी किसी केस को देखता है तो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करता है। सबसे पहले वो ऑफेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, जो यहाँ है बच्चे को हायर करना। फिर वो चेक करते हैं कि क्या सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, यानी क्या वहाँ एक चाइल्ड है, क्या उसे हायर किया गया और क्या क्रिमिनल पर्पस था। अगर इन सबका जवाब हाँ है, तब जाकर सेक्शन 95 के तहत पनिशमेंट डिसाइड की जाती है। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं, इससे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक गैंग लीडर है, वो एक 10 साल के बच्चे को भीड़ वाले मार्केट से मोबाइल फोन चुराने के लिए हायर करता है। अब इस सिचुएशन को हमारे इंग्रेडिएंट से चेक करते हैं। चाइल्ड, हाँ 10 साल का है। हायरिंग, हाँ उसे काम पर रखा गया है। क्रिमिनल पर्पस, बिल्कुल चोरी करना। तो ये सेक्शन 95 का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल, एक सीधा सीधा वायलेशन है। अब आते हैं एक लैंडमार्क जजमेंट पर, जो इस सेक्शन को समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी है।
केस का नाम है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब। इस केस में लीगल सवाल ये था कि अगर कोई बच्चों को स्मगलिंग जैसे काम में लगाता है तो क्या वो खुद जिम्मेदार होगा। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा, हाँ, वो पूरी तरह से लाइबल है। कोर्ट ने ये प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया कि बच्चों को क्राइम के इंस्ट्रूमेंट या औजार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और जो भी ऐसा करता है वही असली अपराधी माना जाएगा। एक्चुअली सेक्शन 95 का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो एक लीगल मैक्सिम पर बेस्ड है, क्वी फासिट पर एलियम फासिट पर से। इसका मतलब है जो व्यक्ति किसी दूसरे के जरिए कोई काम करता है ये माना जाता है कि उसने वो काम खुद किया है। लॉ की नज़र में बच्चा तो सिर्फ एक एजेंट है। असली प्रिंसिपल यानी असली अपराधी वो व्यक्ति है जिसने उससे अपराध करवाया। एक और इम्पॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है एक्टर्स नॉन फेसिट रेयम नीसी मेंस सिट रेया, यानी सिर्फ एक्ट का होना ही काफी नहीं है, उसके पीछे गिल्टी माइंड यानी मेंस रिया का होना भी जरूरी है। इसका मतलब प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना पड़ेगा कि आरोपी ने जानबूझकर एक आपराधिक इरादे से बच्चे को हायर किया था। यहाँ इंटेंशन का प्रूफ बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं इसके परिणामों पर। अगर कोई सेक्शन 95 का उल्लंघन करता है तो कानून में इसके लिए क्या सजा रखी गई है। इस अपराध के लिए सजा काफी सख्त है, कम से कम 3 साल की जेल जो 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर उस बच्चे ने एक्चुअल में वो क्राइम कर दिया तो उस बड़े व्यक्ति को उस मेन क्राइम की सजा भी अलग से मिलेगी, यानी डबल लायबिलिटी। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं जो स्पेसिफिकली जुडिशरी और एपीओ एस्पिरेंट्स के लिए है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, जैसे बीएनएस सेक्शन 95 के अंडर मिनिमम पनिशमेंट कितनी है। सिंपल। लेकिन मेंस में आपको एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन या शॉर्ट नोट मिल सकता है जहां आपको एक सिनेरियो देकर पूछा जाएगा कि आप लीगल प्रोविजंस को कैसे अप्लाई करेंगे, बिल्कुल हमारे मोबाइल चोरी वाले एग्जाम्पल की तरह। तो चलिए एकदम क्विक रिवीजन करते हैं। 3 चीजें बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला, सेक्शन 95 बीएनएस 2023। दूसरा, इसका कोर कॉन्सेप्ट, बच्चों को अपराध का इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले को सजा देना। और तीसरा, इसकी पनिशमेंट 3 से 10 साल प्लस फाइन प्लस उस मेन ऑफेंस की सजा अगर वो कमिट हो गया है। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम से जुड़ी ऐसी ही और जानकारी के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। एक पल के लिए सोचिए, ये कानून बच्चों को क्रिमिनल वर्ल्ड से बचाने के लिए कितना जरूरी है। अगले विश्लेषण में मिलते हैं। धन्यवाद। तो आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 97 को समझने वाले हैं। देखिए, ये एक ऐसा सेक्शन है जो सीधे सीधे बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इसीलिए जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिहाज से ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो चलिए इस पूरी बात को एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि किसी बच्चे के गले से सोने की चेन खींचने जैसे काम के लिए 7 साल तक की सजा क्यों हो सकती है? इसका जवाब हमें मिलता है सेक्शन 97 में। यह सेक्शन खास तौर पर बच्चों को ऐसे ही अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम सेक्शन 97 को समझेंगे, फिर इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स यानी ज़रूरी तत्व क्या हैं वो देखेंगे। इसके बाद इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और इसके पीछे जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं उन्हें जानेंगे, और आखिर में सज़ा और एग्जाम के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सेक्शन 97 को समझना। देखिए, ये धारा बनाई ही उन बच्चों की सुरक्षा के लिए है जिन्हें चोरी के इरादे से निशाना बनाया जाता है। कानून इस बात को बहुत गंभीरता से लेता है क्योंकि बच्चे वो वल्नरेबल होते हैं और अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते। अच्छा, अब जरा बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं। ये कहता है, whoever kidnaps or abducts any child under the age of 10 years with the intention of dishonestly taking any movable property from the person of such child। अब इसको बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। इसका मतलब है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी 10 साल से कम उम्र के बच्चे को इसलिए उठाकर ले जाता है ताकि वो उसके गहने, पैसे या कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी चुरा सके, तो वो सेक्शन 97 के तहत अपराधी माना जाएगा। अब आते हैं इसके दूसरे और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। इस अपराध के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? देखिए, किसी भी केस को अदालत में साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन को कुछ की पॉइंट्स को प्रूव करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि सेक्शन 97 के लिए वो पॉइंट्स कौन-कौन से हैं। तो चलिए इन 4 जरूरी एलिमेंट्स को एक एक करके समझते हैं। पहला है किडनैपिंग या अबडक्शन का,
फिजिकल एक्ट मतलब बच्चे को उसके लीगल गार्डियन की मर्जी के बिना ले जाना। दूसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। कानून मानता है कि इस उम्र के बच्चे बहुत वल्नरेबल होते हैं। तीसरा, जो आरोपी है उसका इरादा, इंटेंशन, साफ साफ चोरी का होना चाहिए। और चौथा, ये इरादा डिसऑनेस्ट होना चाहिए, मतलब रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस पहुंचाने का मकसद, जो थेफ्ट का एक कोर एलिमेंट है। ये जो फ्लोचार्ट है ना, इससे हम इस अपराध की पूरी प्रक्रिया को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, अदालत सबसे पहले क्या देखती है? एक्ट, यानी क्या किडनैपिंग या अबडक्शन हुआ है। फिर वो देखती है इंटेंशन, यानी क्या बेईमानी से चोरी करने का इरादा था। और जब ये दोनों चीजें साबित हो जाती हैं, तब जाकर सजा तय होती है। अच्छा, थ्योरी तो हमने समझ ली, अब देखते हैं कि ये कानून असल में अदालतों में लागू कैसे होता है। लीगल प्रिंसिपल्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और इम्पॉर्टेंट केस लॉज। चलिए एक बहुत ही सीधा साधा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति एक 7 साल के बच्चे को प्लेग्राउंड से उठाकर ले जाता है। क्यों? ताकि वो बच्चे के गले में पहनी सोने की चेन चुरा सके। अब ये मामला बिल्कुल सीधा सेक्शन 97 के दायरे में आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अपहरण का एक्ट भी है, बच्चा 10 साल से कम उम्र का है और चोरी का डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी है। सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब एक लैंडमार्क जजमेंट को देखते हैं। रमेश बनाम राजस्थान राज्य। इसमें कोर्ट के सामने सवाल ये था कि क्या किसी बच्चे को सिर्फ गहने उतारने के लिए बहला फुसलाकर ले जाना भी इस सेक्शन में आएगा? तो कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया। कोर्ट ने कहा कि बच्चे को उसकी सेफ प्लेस से हटाना, जो कि एक्ट है, और ऐसा चोरी के इरादे, इंटेंशन से करना, ये इस अपराध के सारे एलिमेंट्स को पूरा करता है। तो रमेश के केस में हमने क्या देखा कि कोर्ट ने एक्ट और इंटेंशन दोनों पर फोकस किया, और ये दो शब्द क्रिमिनल लॉ के दो बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल से आते हैं। चलिए अब हम उन्हीं कानूनी सिद्धांतों को समझते हैं जो इस सेक्शन की नींव हैं। पहला प्रिंसिपल है मेंस रिया, जिसका मतलब होता है गिल्टी माइंड या दोषपूर्ण मन। इस केस में मेंस रिया क्या है? वो है बच्चे से मूवेबल प्रॉपर्टी को बेईमानी से लेने का इरादा। ये अपराध का मेंटल एलिमेंट है। याद रखिए, सिर्फ बच्चे को ले जाना काफी नहीं है, चोरी का इरादा होना भी उतना ही जरूरी है। और दूसरा प्रिंसिपल है एक्टिस रेयस, यानी गिल्टी एक्ट या दोषपूर्ण कार्य। यहां पर बच्चे का किडनैपिंग या अबडक्शन करने का जो फिजिकल एक्ट है, वही एक्टिस रेयस है। ये अपराध का फिजिकल एलिमेंट है। तो किसी भी अपराध को पूरा करने के लिए मेंस रिया और एक्टिस रेयस दोनों का होना कंपल्सरी है। चलिए अब आते हैं इस डिस्कशन के आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर कि अगर कोई इस अपराध में दोषी पाया जाता है तो सजा क्या है और एग्जाम के लिहाज से क्या-क्या याद रखना है। तो सेक्शन 97 के तहत दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की कैद और साथ में जुर्माना दोनों का प्रावधान है। ये सजा दिखाती है कि कानून बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराधों को लेकर कितना सीरियस है। अब जो भी जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक खास टिप। प्रीलिम्स में इस सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि बच्चे की एज लिमिट क्या है या पनिशमेंट कितनी है। और मेंस के लिए एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे एग्जाम्पल हमने पहले डिस्कस किया था। तो चलिए एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। सेक्शन 97 बीएनएस कोर कॉन्सेप्ट क्या है? 10 साल से कम उम्र के बच्चे का चोरी के इरादे से किडनैपिंग करना। सजा 7 साल तक की कैद और जुर्माना। ये की पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, इन्हें याद रखिएगा। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम्स पर फोकस्ड ऐसे ही और लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 99। ये सेक्शन बच्चों को प्रोस्टिट्यूशन जैसे अनैतिक कामों के लिए खरीदने के गंभीर अपराध से डील करता है। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए ये सेक्शन काफी इम्पॉर्टेंट है। तो इस सेक्शन को आसानी से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले इसका कोर कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को ब्रेक डाउन करेंगे, उसके बाद इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे और आखिर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले आइए इस सेक्शन का कोर कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, सेक्शन 99 बच्चों की ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की डिमांड साइड पर अटैक करता है। मतलब ये उन लोगों को पनिश करने पर फोकस करता है जो बच्चों को ऐसे गलत कामों के लिए खरीदते हैं।
अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी बच्चे को खरीदता है, हायर करता है या किसी भी तरीके से उसका पोजेशन लेता है और उसकी नीयत, उसका इंटेंशन ये है कि उस बच्चे को प्रोस्टिट्यूशन या किसी भी दूसरे गैर कानूनी और अनैतिक काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये एक गंभीर अपराध है। ठीक है, तो कोर कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब ये समझना जरूरी है कि कोर्ट में इस अपराध को साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन को कौन-कौन से एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स प्रूव करने पड़ते हैं। तो देखिए, इस सेक्शन के 5 मुख्य तत्व हैं। पहला, बच्चे का पोजेशन लेने का एक्ट। दूसरा, विक्टिम का बच्चा होना। तीसरा, गलत इंटेंशन या नॉलेज। चौथा, एक्सप्लॉयटेशन का पर्पस। और पांचवा, एक लीगल प्रिजम्पशन। चलिए अब एक एक करके इनको डिटेल में देखते हैं। क्रिमिनल लॉ का गोल्डन रूल है, जैसा कि आप जानते हैं, कि एक्टिस रेयस यानी फिजिकल एक्ट और मेंस रेया यानी क्रिमिनल इंटेंशन दोनों का होना जरूरी है। ये टेबल बिल्कुल वही दिखाता है। इसके अलावा इसमें एक एक्सप्लेनेशन 1 भी है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल प्रिजम्पशन एस्टैब्लिश करता है। बेसिकली कोर्ट में जब कोई केस जाता है तो इसी लॉजिक को फॉलो किया जाता है। पहले देखा जाता है कि अक्यूज्ड ने बच्चे का पोजेशन लिया या नहीं, फिर उसके इंटेंशन को परखा जाता है। अगर अक्यूज्ड एक ब्रॉथल कीपर है तो लीगल प्रिजम्पशन अप्लाई हो जाती है और फिर सजा तय की जाती है। तो इंग्रेडिएंट्स तो हमने देख लिए, अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल साइड पर, यानी कोर्ट्स में ये सेक्शन कैसे अप्लाई होता है और इसे कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक ब्रॉथल का मालिक किसी ट्रैफिकर को पैसे देकर एक 15 साल की लड़की का कब्जा ले लेता है। यहाँ पर जैसे ही उसने पैसे देकर लड़की का पोजीशन लिया, सेक्शन 99 का ऑफेंस पूरा हो गया, भले ही उसने अभी तक उस लड़की से प्रोस्टिट्यूशन शुरू न करवाया हो। सिर्फ पोजीशन लेना और गलत इंटेंशन रखना ही काफी है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ जी बनता है कि हमारे हायर कोर्ट्स, खास करके सुप्रीम कोर्ट, इस इशू को कैसे देखते हैं, उनका क्या नजरिया रहा है इस विषय पर। विशालजीत बी यूनियन ऑफ इंडिया के इस लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही स्ट्रांग स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि बच्चों की ट्रैफिकिंग और उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन उनकी फंडामेंटल राइट्स का सीधा सीधा वायोलेशन है। इसी तरह गौरव जैन केस में कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये बच्चे क्रिमिनल नहीं, विक्टिम हैं और उन्हें प्रोटेक्शन और रिहैबिलिटेशन की जरूरत है। सेक्शन 99 के एक्सप्लेनेशन 1 को हम एक लीगल मैक्सिम प्रिजम्प्शन जूरिस से भी समझ सकते हैं। इसका मतलब होता है प्रिजम्प्शन ऑफ लॉ। यहाँ कानून खुद ही ये मानकर चलता है कि अगर किसी ब्रॉथल कीपर के पोजेशन में कोई माइनर लड़की मिलती है तो उसका इंटेंशन गलत ही होगा। यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है। अब प्रोसिक्यूशन को प्रूव करने की जरूरत नहीं, बल्कि अक्यूज्ड को खुद को निर्दोष साबित करना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एग्जाम पर्सपेक्टिव। देखते हैं कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में यहाँ से कैसे सवाल बन सकते हैं। पहले ये प्रोविजन इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शन 373 में था। अब नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 में ये सेक्शन 99 है। कोर प्रिंसिपल्स बिल्कुल सेम है। आप देख सकते हैं कि इस अपराध के लिए सजा काफी सख्त रखी गई है। कम से कम 7 साल की जेल, जो 14 साल तक हो सकती है, और इसके साथ फाइन भी लगेगा। ये कठोर सजा एक डिटरेंट का काम करती है ताकि लोग ऐसा अपराध करने से डरें। अब एग्जाम टिप्स पर ध्यान दीजिए। प्रीलिम्स में सीधा सेक्शन नंबर या मिनिमम मैक्सिमम पनिशमेंट पर सवाल आ सकता है। मेंस में इंटेंशन या लीगल प्रिजम्पशन पर बेस्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। और इंटरव्यू में आपसे सेक्शन 98 यानी बेचना और सेक्शन 99 यानी खरीदना के बीच का डिफरेंस पूछकर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक की जा सकती है। चलिए एकदम क्विक रिवीजन करते हैं। 3 चीजें बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला, सेक्शन 99 BNS। दूसरा, इसका कोर कॉन्सेप्ट है अनैतिक काम के लिए बच्चे को खरीदना। और तीसरा, सजा है 7 से 14 साल प्लस फाइन। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि सेक्शन 99 बच्चों की तस्करी के डिमांड साइड पर प्रहार करने वाला एक बहुत शक्तिशाली कानूनी उपकरण है। जुडिशरी, APO और अन्य कानून संबंधी परीक्षाओं के ऐसे ही विश्लेषण के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद।
यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।